हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का न्यूज़ रीजन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम समीक्षा सीरीज यहां पर कर रहे हैं जीएस के लिए। पॉलिटी की हमने 3-4 क्लासेस कर ली हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संविधान के भाग। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमने पढ़ी, संविधान सभा ने किस तरह से संविधान का निर्माण करा, क्या क्या उसमें समितियां थी, उन सभी को हमने विस्तार से देखा था और बहुत सारे प्रश्नों की भी प्रैक्टिस की थी। आज संविधान के भाग, कितने संविधान में भाग हैं और मूल संविधान में कितने थे, आज वर्तमान में कितने भाग हैं, इन सभी की हम चर्चा करेंगे और बहुत सारे प्रश्नों की यहाँ पर चर्चा करेंगे जो कि आरओ एआरओ यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरू कर देते हैं। संविधान के भाग हमारा टॉपिक होने वाला है, जैसा कि स्पष्ट है। संविधान के भागों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, प्रारंभ में जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था तो मूल संविधान में हमारे 22 भाग थे और वर्तमान में 25 भाग हैं और 4 भागों को समय समय पर संशोधन के द्वारा 4 भागों को जोड़ा गया है। तो देखिए, मूल संविधान में भाग कितने थे? आपके मूल संविधान में 22 भाग थे। भारतीय संविधान के मूल प्रति में 22 भाग थे और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 25 भाग भारतीय संविधान में मौजूद हैं। देखिए, पूरा घटनाक्रम हम समझते हैं कि कब क्या हुआ, कितने ये 25 कैसे हुए और कितने संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। देखिए, 4 भाग संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। संशोधन के द्वारा 4 भाग ऐड किए गए हैं। देखिए, कौन कौन से हैं? तो नंबरिंग के हिसाब से तो अभी भी भारतीय संविधान में 22 ही हैं, लेकिन जैसे भाग 4 में 4A जोड़ दिया गया है, तो एक तो भाग ये जोड़ा गया 4A, ठीक है। एक भाग जोड़ा गया है आपका 9A, एक जोड़ा गया है 9B, ठीक है, और एक जोड़ा गया है यहाँ पर 14A। तो इस तरह से 22 और 4 26 भाग होने चाहिए थे, लेकिन भारतीय संविधान का एक भाग ऐसा है जिसे पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया है, डिलीट या रिपील कर दिया गया है, और वो भाग है हमारा, उसको एक माइनस कर दिया गया है, हटा दिया गया है। देखिए, कौन से भाग को यहाँ पे हटाया गया है? तो वो हमारा भाग है भाग 7। भाग 7 को यहाँ पे हटा दिया गया है। तो इस तरीके से 4 भाग जोड़े गए, एक हटाया गया, तो टोटल कितने जुड़े? 3, और 22 और 3 हो जाता है यहाँ पे 25। इस तरीके से टोटल 25 भाग आज के संविधान में मौजूद है। ये कौन कौन से भाग हैं, इनमें क्या प्रावधान है और जो हटाया गया है उसमें क्या प्रावधान था, उसको अब हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हम संविधान के भागों की यहाँ से चर्चा शुरू कर देते हैं। पहला हमारा भाग है संविधान का भाग 1। ये यहाँ पे भाग है और आगे होने वाला है भाग विषय, और नेक्स्ट होने वाला है अनुच्छेद कहां से कहां तक है, ठीक है। पहला हमारा जो भाग है, भाग फर्स्ट, उसमें है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। देखिए, भारत एक संघ है और उसका राज्य क्षेत्र है, बहुत सारे राज्य यहाँ पर मौजूद हैं, तो संघ के साथ साथ उसके राज्य क्षेत्र क्या होगा, इस चीज की चर्चा भारत के संविधान के भाग 1 में है, और इसके अनुच्छेद की जो रेंज है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 की चर्चा करता है। दूसरा, अब भारत के संविधान में संघ और राज्य क्षेत्र की बात कर दी भाग 1 में। अब भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित यहाँ पर प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो भाग 2 है नागरिकता से संबंधित प्रावधान। भाग 2 में है नागरिकता से संबंधित प्रावधान। नागरिकों के लिए जो प्रावधान है,
कौन कौन नागरिक किस तरह से होंगे, उनके लिए जो अनुच्छेद है 5 से 11 तक, 5 से 11 तक। भाग 1 में हमने देखा संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित प्रावधान करता है। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक है और भाग 2 जो है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तीसरा, अब संघ और राज्य क्षेत्र और नागरिकता की बात हो गई। अब उसके बाद बात आती है नागरिकों के मौलिक अधिकार की बात। तो तीसरा जो है वो भाग 3 हमारा प्रस्तुत करता है मौलिक अधिकारों को। मौलिक अधिकारों से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो सब भारतीय संविधान के भाग 3 में है। और भाग 3 अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। आर्टिकल 12 से 35 तक भाग 3 में है। उसके बाद आता है हमारा नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की भी बात हो गई है। नेक्स्ट हमारी बात होती है जो राज्य है, जो शासन है, सरकार है, उसके नीति के निर्देशक तत्व, उसके क्या कार्य होंगे, उसकी जिम्मेदारियां क्या होंगी। तो भाग 4, देखिए सीरियल से हम चल रहे हैं, भाग 4 में जो है वो राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों की चर्चा है। भाग 4 में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व और कहां से कहां तक है, 36 से 51 तक। ठीक है, 36 से 51 तक भाग 4 में राज्य के लिए नीति के निर्देशक तत्व हैं कि राज्य जो अपने नियम कानून बनाएगा, जो शासन करेगा, किस आधार पर करेगा, क्या जिम्मेदारियां राज्य की लोगों के लिए होगी, जनता के लिए होंगी। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है 5, देखिए 5 से पहले ही भाग 4 में एक भाग ऐड कर दिया गया है 4A के नाम से, वो है मौलिक कर्तव्य। ये मूल संविधान में नहीं था। 4A को मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य मतलब जो नागरिक है, जो जनता है, उनके क्या फंडामेंटल ड्यूटीज होंगी, उनकी चर्चा यहाँ पर की गई है भाग 4A में। और ये है आर्टिकल 51 है। आर्टिकल 51 में ही एक नया आर्टिकल ऐड कर दिया गया है, आर्टिकल 51A। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य वाला प्रावधान कब जोड़ा गया और जितने भी भाग जोड़े गए हैं वो कब कब जोड़े गए हैं। नेक्स्ट हमारा है भाग 5। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ से संबंधित प्रावधान है। जो संघ सरकार होगी, केंद्र या संघ सरकार, इससे संबंधित प्रावधान जो है भारतीय संविधान के भाग 5 में है। और इसकी रेंज कहां से कहां तक है, भारतीय संविधान के भाग 5 जो है वो 52 से 151 तक है। अनुच्छेद 52 से 151 तक भाग 5 के प्रावधानों को समाहित करते हैं। अब देखिए भारतीय संविधान का जो भाग 5 है और संघ या केंद्र सरकार की इसमें सारे प्रावधान हैं, तो इसमें भी कई सारे चैप्टर हैं। आपका पहला चैप्टर है कार्यपालिका से संबंधित है। ठीक है, पहला चैप्टर कार्यपालिका से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद की रेंज जो है वो 52 से 78 तक है। कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनसे संबंधित जितने भी यहाँ पर प्रावधान होंगे वो भारतीय संविधान के भाग 5 के चैप्टर 1 में होंगे, जो कि 52 से 78 तक है। दूसरा हमारा भाग 5 का चैप्टर है जो संसद से संबंधित प्रावधान रखता है। संसद से संबंधित प्रावधान कहां पर है, आर्टिकल 79 से 122 तक। तो 79 से आर्टिकल 122 तक जो है वो संसद से संबंधित प्रावधान रखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है भाग 5 का चैप्टर 3। इसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां समाहित है। विधायी शक्तियां मतलब अध्यादेश, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की जो शक्ति है या जारी करने की, वो भाग 5 के चैप्टर 3 से आती है और ये आर्टिकल 123 में वर्णित है। एक ही आर्टिकल है विधायी शक्तियों से संबंधित भारतीय संविधान में कार्यपालिका या राष्ट्रपति के लिए। नेक्स्ट चैप्टर है भाग 5 का चैप्टर 4 और चैप्टर 4 जो है संघ की न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान प्रस्तुत करता है। संघ की न्यायपालिका, इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 124 से 147 तक है। इसी भाग का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5।
इस चैप्टर में जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उनसे संबंधित, उनकी शक्तियों से संबंधित और उनके कार्यों से संबंधित प्रावधान इसमें है, और वो आर्टिकल 148 से 151 तक 4 आर्टिकल्स इसमें हैं। इसके बाद हमारा आता है भाग 6। भारतीय संविधान का भाग 6 जो है वो राज्य सरकारों से संबंधित, राज्यों से संबंधित प्रावधान यहाँ पर बताता है। और इसकी आर्टिकल्स की जो रेंज है वो 152 से 237 तक है, 152 से 237 तक। अब जिस तरह से केंद्र में भाग 5 में कई सारे आपके चैप्टर थे, इसी तरह से राज्य सरकारों के लिए भी या राज्यों के लिए भी यहाँ पर कई सारे चैप्टर्स है, जिसमें पहला चैप्टर है अध्याय 1, यानी इसमें साधारण या एक तरह से यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है या प्रस्तावना कह सकते हैं, ठीक है, मतलब राज्यों का इंट्रोडक्शन है कि कौन कौन से राज्य होंगे, तो इसमें अनुच्छेद 152 में इन सभी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा भाग 6 का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कार्यपालिका, मतलब राज्य की जो कार्यपालिका होगी जैसे राज्यपाल, तो वो उन सब के प्रावधानों का वर्णन जो है आर्टिकल 153 से 167 तक है भाग 6 में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर भाग 6 के 2 चैप्टर्स तक यहाँ पे देख लिया है। नेक्स्ट हमारा है भाग 6 का ही चैप्टर 3 है। इसमें राज्य विधानमंडल का प्रावधान है, जैसे केंद्र में संसद से संबंधित प्रावधान थे चैप्टर में, इसी तरीके से एक चैप्टर भाग 6 में है, इसमें राज्य विधानमंडलों का प्रावधान है, जैसे विधानसभा और विधान परिषद। इसमें जो आर्टिकल्स की रेंज है वो 168 से 212 तक इसमें राज्य विधानमंडलों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है भाग 6 में ही 4th चैप्टर है राज्यपाल की विधायी शक्तियों से संबंधित है, यानी राज्यपाल के जो अध्यादेश जारी करने के प्रावधान है वो भाग 6 के चैप्टर 4 में और आर्टिकल 213 के अंतर्गत है। आर्टिकल 213 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने का जो प्रावधान है, या राज्यपाल की विधायी शक्ति अभी इसको कह देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है इसी भाग में चैप्टर 5, इसमें जैसे केंद्र में न्यायपालिका से संबंधित था, यही चैप्टर राज्य में न्यायपालिका से संबंधित है, यानी कि हाई कोर्ट से रिलेटेड है। तो इसमें आर्टिकल्स का जो रेंज है वो आर्टिकल 214 से 232 तक यहाँ पे वर्णन किया गया है, ठीक है। अब राज्यों में चूंकि अधीनस्थ न्यायालय भी होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, तो उनका भी जो प्रावधान है वो इसी पार्ट के चैप्टर 6 में किया गया है, यानी अधीनस्थ न्यायालय, और इनका जो प्रावधान है वो आर्टिकल 233 से 237 के बीच में है, ठीक है। तो ये था राज्यों से संबंधित भाग। अब एक भाग है हमारा 7, भाग 7, जो कि मैं बता रहा था कि एक भाग निरस्त कर दिया गया है, वो भाग 7 है। इसको भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया है। देखिए, जब 1950 में राज्यों का गठन हुआ था तो 4 प्रकार के राज्यों को जो है 4 प्रकार के राज्यों का प्रावधान किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। तो पहली अनुसूची के जो पार्ट बी के राज्य हैं उनको यहाँ पे निरस्त कर दिया गया था, और 2 ही तरह के राज्य बना दिए गए थे, 2 तरह के राज्य या क्षेत्र बना दिए गए थे, राज्य और संघ शासित क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश। तो इसको निरस्त कर दिया गया है, ये 238 में इनका प्रावधान था। तो नेक्स्ट भाग हमारा है भाग 8। देखिए, संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। इसमें जो आर्टिकल्स का वर्णन किया गया है वो 239 से 242 तक के बीच में केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। अब नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है पंचायतों से, भाग आता है पंचायतों से संबंधित, भाग 9, ठीक है। भाग 9 जो है वो पंचायतों से संबंधित है। देश में जो पंचायतों का प्रावधान है वो संविधान के भाग 9 के अधीन संचालित होता है, और इसमें जो आर्टिकल्स का है
आर्टिकल 243 से, क्योंकि 242 तक हो गया हमारा केंद्र शासित प्रदेश में। नेक्स्ट आता है 243, और 243 से 243 पी तक, 243 से 243 पी तक जो प्रावधान है वो पंचायतों से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 9 में किया गया है। इसके बाद संशोधन के द्वारा जो भाग जोड़ा गया है 9A और 9B, इनमें क्या क्या प्रावधान है। 9A भाग 9 है। देखिए जिस तरह से ग्राम पंचायतों का प्रावधान है, इसी तरह से नगर पालिकाओं का प्रावधान भाग 9 में है। ठीक है, भाग 9 में, और इनका आर्टिकल्स में जहां वर्णन है वो है 243P से 243ZG, है ना। तो 243P से 243ZG तक नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 9A में है। इसके बाद आता है भाग 9B। ठीक है, भाग 9B जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान बताता है। भाग 9B में क्या है, सहकारी समितियां, और ये आर्टिकल कहां से कहां तक है, आर्टिकल 243ZH से 243ZT तक। ठीक है, तो यहाँ पे 243 आर्टिकल तक हम पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट भाग है हमारा भाग 10। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान है ना। तो इसमें जो आर्टिकल्स है वो 244 से 244A, दो ही इसमें आर्टिकल्स हैं, 244 एंड 244A, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट है भाग 11। भाग 11, क्योंकि भारत में संघ और राज्य है, दो तरह के क्षेत्र हैं, तो इनके बीच में जो संबंध होंगे, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित प्रावधान है भाग 11 में। ठीक है, भाग 11 में केंद्र और राज्यों से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, और आर्टिकल्स 245 से 263 तक के जो आर्टिकल्स हैं इनमें प्रावधान है केंद्र राज्य संबंध। अब इसमें भी दो चैप्टर्स हैं। कौन कौन से संबंधों की बात की गई है भाग 11 में, तो एक तो केंद्र राज्य विधायी संबंध। ठीक है, पहला चैप्टर है इसमें केंद्र राज्य विधायी संबंध। केंद्र राज्यों के जो विधायी संबंध हैं उनका 245 से 255 तक वर्णन किया गया है, आर्टिकल्स 245 से 255 तक। और नेक्स्ट है केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंधों का जो डिस्कशन किया गया है वो आर्टिकल 255 के बाद कौन सा आएगा, 256 से 263 तक जो है केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध है, और 245 से 255 तक जो है केंद्र राज्य विधायी संबंध है। अब हम बात करते हैं भाग 12 की। ठीक है, भाग 12 हमारा जो पार्ट है भारतीय संविधान का वो वित्त संपत्ति और वाद से संबंधित है, यानी कि केंद्र राज्य जो वित्तीय संबंध होंगे उनका जो डिस्कस किया गया है वो भारतीय संविधान के भाग 12 में किया गया है। और 264 आर्टिकल 264 से 300A तक है, 264 से 300A तक इसमें समाहित है। अब इसमें भी कुछ पार्ट्स हैं। इसका पहला जो चैप्टर है भाग 12 का पहला चैप्टर जो है वो वित्त से संबंधित प्रावधान करता है, केवल वित्त से संबंधित प्रावधान, है ना। तो इसमें जो आर्टिकल है 264 से 251 तक जितने भी प्रावधान आर्टिकल्स में लिखे गए हैं वो सारे वित्त से संबंधित होंगे। नेक्स्ट आएगा इसी का चैप्टर 2। चैप्टर 2 में क्या है, ऋण लेना। जो सरकारें केंद्र हो या राज्य हो जो ऋण प्राप्त करेंगी वो किन आर्टिकल्स में जो प्रावधान है 292 से 293 इनमें जो प्रावधान दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ऋण प्राप्त करेंगे। थर्ड हमारा चैप्टर है इसी भाग 12 का संविदाएं, संपत्ति, अधिकार, बाध्यताएं और वाद, है ना। संपत्तियों से संबंधित जो वाद होंगे, जो उन सभी का जो वर्णन है या प्रावधान है वो चैप्टर 3 में है और 294 से 300 तक है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा आता है चैप्टर 4 भाग 12 का, इसमें है संपत्ति का अधिकार।
आप सभी को शायद पता होगा कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, है ना। इसको 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया है और एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया है, और जो कि आर्टिकल 300A जोड़ा गया था उसके अधीन इसको संपत्ति का अधिकार बना दिया गया है वैधानिक अधिकार के रूप में, मौलिक अधिकार से हटाकर। ठीक है, तो इस तरह से 12 भाग हमारे कंप्लीट होते हैं। अब आता है हमारा पार्ट 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। तो ट्रेड से रिलेटेड जितने भी विषय होंगे, व्यापार वाणिज्य से रिलेटेड, उन सभी का जो संचालन होगा वो भाग 13 के प्रावधानों के अधीन होगा। और भाग 13 जो है वो 301 से 307 आर्टिकल के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित प्रावधान यहाँ पर प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट हमारा भाग है संविधान का भाग 14। इसमें संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं भारत में, चाहे वो सेंटर के अंडर में हो या स्टेट के अंडर में है, तो उन सभी सर्विसेज का जो वर्णन किया गया है वो भाग 14 में किया गया है। और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, रेंज 308 से 323 के बीच जो सेवाओं का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, अब सेवाएं भी दो तरह की हैं, एक तो जो जनरल सेवाएं हैं और एक है जो सभी सेवाएं हैं, और एक है लोक सेवा आयोग। तो 14 में 2 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 इसमें सेवाओं से संबंधित प्रावधान है, आर्टिकल 308 से 314 तक। ठीक है, और जो लोक सेवा आयोग है, जैसे यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड स्टेट के जो आयोग हैं, उन सभी का वर्णन चैप्टर 2 में किया गया है, भाग 14 के। पार्ट 14 के चैप्टर 2 में लोक सेवा आयोग का वर्णन है, और जो लोक सेवा आयोग के आर्टिकल्स हैं वो 315 से 323 तक हैं आपके। ठीक है, अब भाग 14 में ही एक नया भाग 14A जोड़ा गया था संशोधन के द्वारा। भाग 14A ये अधिकरणों से संबंधित प्रावधान है, यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स और जो सेशन या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, इनके अलावा जो जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वगैरह गठित किए जाते हैं, तो इनसे संबंधित जो प्रावधान है वो 14A में है। अधिकरण, इनको ट्रिब्यूनल्स कहते हैं, ट्रिब्यूनल्स, है ना। तो अधिकरण जो है, या इनको न्यायाधिकरण भी कहा गया है, न्यायाधिकरण, क्योंकि ये न्याय की बात करते हैं, न्यायाधिकरण। 323A से 323B तक। ठीक है, तो ये 2 आर्टिकल्स न्यायाधिकरण में हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 15। पार्ट 15 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है, निर्वाचन या चुनाव से संबंधित प्रावधान। आर्टिकल कहां से कहां तक है, आर्टिकल 324 से 329A तक जो प्रावधान है वो निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है पार्ट 15 में। नेक्स्ट पार्ट 16 है। पार्ट 16 में जो है वो कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, जैसे एंग्लो इंडियंस हैं या ट्राइबल्स एरियाज हैं, तो उनसे संबंधित जो प्रावधान है आपके वो पार्ट 16 में है, और 330 से 342A तक इनको रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राजभाषा। ठीक है, पार्ट 17 जो है इसमें राजभाषा से संबंधित प्रावधान है, और कहां से कहां तक है, 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। देखिए राजभाषा का क्या मतलब होता है, जो शासन की ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, जो संपर्क की भाषा होती है, उसको राजभाषा कहते हैं। यानी कि जितने भी कार्यों का संचालन होता है शासन का या किसी क्षेत्र का, उसको राजभाषा कहा जाता है। और ऑफिशियली जो भाषा है भारत में वो हिंदी और इंग्लिश है राजभाषा के रूप में, हिंदी और अंग्रेजी। अब इसमें राजभाषा में भी पार्ट 17 में कुछ चैप्टर्स है। फर्स्ट तो है संघ की राजभाषा।
तो चैप्टर 1 में संघ की राजभाषा का प्रावधान किया गया है। जो संघ की राजभाषा होगी यानी केंद्र सरकार के जो शासन का संचालन होगा, या जितने भी कार्य होंगे, चाहे वो प्रशासनिक हो, विधायी हो, या वित्तीय हो, या न्यायिक कार्य हो, उन सभी का जो संचालन होगा वो किस भाषा में होगा, इसका वर्णन 343 से 344 अनुच्छेद में पार्ट 17 के चैप्टर 1 में किया गया है। दूसरा चैप्टर 2 आएगा इसका प्रादेशिक भाषाएं, यानी जो प्रदेश हैं, जो राज्य हैं, इनकी भाषाएं कार्य संचालन की क्या होंगी, 345 से 347 तक इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट चैप्टर 13 है पार्ट 17 का। इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा का वर्णन किया गया है और 348 से 349 तक इनका यहाँ पे वर्णन है। नेक्स्ट चैप्टर 4 है इसी पार्ट का। इसमें अलग से भाषाओं से संबंधित जो कुछ विशेष निर्देश हैं उनका 350 से 351 तक यहाँ पे वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है पार्ट 18। इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है आपात उपबंध, यानी आपातकालीन शक्तियां। ठीक है, तो आपातकालीन प्रावधान जो है वो 352 से 360 तक आपके पार्ट 18 में है। ठीक है, हम आगे देखेंगे आपातकालीन शक्तियों में कितने प्रकार के आपातकाल यहाँ पे लगाए जाते हैं भारत में। तो 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। ठीक है, राष्ट्रीय इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है आपका वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान है, 352 से 360 तक यहाँ पे इनका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है पार्ट 19। पार्ट 19 प्रकीर्ण या इसको विविध भी कह देते हैं। जो राष्ट्रपति या राज्यपालों से संबंधित कुछ विशेष अधिकार हैं उनके, या कुछ अन्य शक्तियां हैं उनका यहाँ पर प्रकीर्ण या विविध करके एक अलग से पार्ट बना दिया गया है पार्ट 19, और 361 आर्टिकल से 367 तक वहां पे इनको रखा गया है। नेक्स्ट आएगा भाग 20। भाग 20 आएगा संविधान के संशोधन से संबंधित। तो संविधान में जितने भी संशोधन होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रावधान में हो, तो संविधान के संशोधन जो भाग 20 के अधीन आर्टिकल 368 के तहत होते हैं। तो आर्टिकल 368 जो है अकेला पार्ट 20 में है और संविधान में संशोधन से संबंधित प्रावधान के यहाँ पर बताता है। नेक्स्ट आएगा हमारा भाग 21। ठीक है, भाग 21 में जो है वो अस्थायी या संक्रमणकालीन या और विशेष उपबंध है। अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान। संक्रमणकालीन प्रावधान, ठीक है, इनका कहां पर वर्णन है, तो आर्टिकल 369 से 392 तक संक्रमणकालीन प्रावधान का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट भाग है हमारे संविधान का भाग 22। इसमें क्या है, जो संक्षिप्त नाम है ना, प्रारंभ है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और जो निरसन किए गए हैं उनका यहाँ पे उल्लेख किया गया है। जैसे जो फुल फॉर्म्स वगैरह होती हैं उनका यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 393 से 395 तक इनका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे संविधान के 22 भाग। अब देख लेते हैं जो 4 भाग जोड़े गए हैं वो कब कब और किन संशोधनों द्वारा यहाँ पे शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो एक तो हमारा पार्ट 4A था। इसमें क्या था, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसको कब शामिल किया गया था, तो 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 42
42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्य के प्रावधान को शामिल किया गया था। नेक्स्ट एक हमारा पार्ट 14A जो है न्यायाधिकरण से संबंधित, न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, तो इसको भी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1976 में ही शामिल किया गया था। तो इस एक ही संशोधन द्वारा इन दोनों भाग को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और जो भाग 9A एक हमने देखा था, भाग 9A और 9B। 9A में क्या था? नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाएं। इसको किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा। कब हुआ था ये? 1992 में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सहकारी समितियों से संबंधित है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इसको किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? 2011 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये जो मूल संविधान में नहीं थे, ये जो 4 भाग वो हैं जिनको समय समय पर संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। और एक पार्ट है हमारा पार्ट 7 जिसको निरस्त कर दिया गया है। तो उसको किस संवैधानिक संशोधन द्वारा निरस्त किया गया था, ये भी हम देख लेते हैं। पार्ट 7, इसमें क्या था? पहली अनुसूची के भाग बी के राज्य थे। पहली अनुसूची के इसको निरस्त कर दिया गया है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा निरस्त किया गया था? तो 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो हमारा हुआ था 1956 में। 1956 में 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो हुआ था उसके द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया है। क्योंकि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, फजल अली आयोग के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का तब गठन हुआ था। तो जो पहली अनुसूची के भाग बी के राज्य थे, क्योंकि पहले जो था 4 प्रकार के राज्य थे, भाग ए, बी, सी और डी। तो भाग बी के जो राज्य थे उनको निरस्त कर दिया गया था भाग 7 को इस आधार पर। तो ये हमारे 22 भाग और 4 जो संशोधन के द्वारा हटाए जोड़े गए हैं और एक हटाया गया है, उसको भी हमने यहाँ पे देख लिया है। अब हम बात करते हैं प्रश्नों की, सीधा प्रश्नों पर चलते हैं। देखिए टॉपिक, इससे एक मैचिंग का या फिर सुमेलित असुमेलित वाला क्वेश्चन यहाँ से आना तय है। एक क्वेश्चन जरूर आरओ एआरओ में आ सकता है और पीसीएस में भी अक्सर आता ही है। तो आप इसको एक बार और रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, पहला भाग था हमारा संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित, दूसरा नागरिकता से संबंधित था 5 से 11 तक अनुच्छेद, तीसरा हमने देखा मौलिक अधिकारों से संबंधित, चौथा भाग था हमारा राज्य के नीति के निदेशक तत्वों से संबंधित। फिर पार्ट 4 में ही एक नया पार्ट 4A जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं उनसे संबंधित। फिर पार्ट 5 हमने देखा संघ सरकार या केंद्र सरकार से संबंधित है। पार्ट 5 के बाद हमने पार्ट 6 देखा जो राज्यों से संबंधित है या राज्य सरकार से संबंधित। ठीक है, फिर पार्ट 7 हमने देखा जो पहली अनुसूची के भाग बी के राज्य थे उनको निरस्त कर दिया गया है 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा। फिर पार्ट 8 पे बात आती है, पार्ट 8 में क्या है तो केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर उसके बाद
पार्ट 9 हमने देखा, पार्ट 9 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। पार्ट 9 में ही दो पार्ट अलग से जोड़े गए हैं, पार्ट 9A। पार्ट 9A में क्या है, नगर पालिकाएं हैं, और पार्ट 9B में क्या है, सहकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, फिर हम चलते हैं पार्ट 10 पर। पार्ट 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान है। उसके बाद पार्ट 11 पे चलते हैं। पार्ट 11 जो है केंद्र और राज्य से केंद्र और राज्यों के जो संबंध है उससे संबंधित यहाँ पे प्रावधान बताता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट 12 आएगा। पार्ट 12 भी केंद्र राज्य संबंधों पे बात करता है, लेकिन वित्तीय संबंधों पे बात करता है। पार्ट 11 केंद्र राज्य विधायी और प्रशासनिक संबंधों पर बताता है, और पार्ट 12 जो है वो केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों पर डिस्कस करता है। नेक्स्ट पार्ट 13 जो है संघ और राज्य के बीच जो व्यापार, जो ट्रेड होगा, जो वाणिज्य और समागम होगा, जितने भी व्यापार से रिलेटेड गतिविधियां होंगी वो सब पार्ट 13 के अधीन आर्टिकल 301 से 307 तक उनका डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट 14। पार्ट 14 में सेवाओं से संबंधित प्रावधान है। केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन जो सेवाएं हैं उनसे संबंधित प्रावधान पार्ट 14 में रखे गए हैं। और सेवाओं में भी हमने देखा, पहले सेवाओं का चैप्टर 1 है और लोक सेवा आयोग उनका डिस्कशन चैप्टर 2 में है। उसके बाद 14 में ही 14A पार्ट जोड़ा गया, न्यायाधिकरणों से संबंधित, या इनको ट्रिब्यूनल्स या अधिकरण भी कह देते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 323A और 323B इसमें रखे गए हैं। इसके बाद 14A के बाद आता है पार्ट 15, इसमें निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, उसके बाद पार्ट 16। पार्ट 16 में जो कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध। अब यहाँ पे कुछ वर्गों का मतलब क्या है, जैसे आंगल भारतीय हुए, जनजातीय वर्ग हुए, ठीक है, इन वर्गों से संबंधित प्रावधान जो है पार्ट 16 में है। उसके बाद आता है पार्ट 17। पार्ट 17 में जो है राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। राजभाषा क्या होगी, जो केंद्र और राज्य का शासन का संचालन होगा, या जितने भी कार्य होंगे केंद्र और राज्यों के बीच वो किस भाषा में होंगे, उसका प्रावधान पार्ट 17 में किया गया है। नेक्स्ट पार्ट 18 आएगा हमारा आपात उपबंध से संबंधित। जो आपातकालीन शक्तियां हैं या आपातकालीन प्रावधान है वो भाग 18 में यहाँ पर वर्णित हैं, और 352 से 360 तक 3 प्रकार के आपातकालों के प्रावधान भारतीय संविधान में किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा विविध। पार्ट 19 जो है भाग 19, उसमें विविध से संबंधित प्रावधान है, और 361 से 367 तक इन प्रावधानों की चर्चा यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट भाग 20 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान में कोई भी संशोधन हो वो आर्टिकल 368 के अनुसार होगा, और क्या क्या प्रावधान होगा, किन आधारों पर होगा, उन सभी की डिटेल में चर्चा की गई है भाग 20 में 368 आर्टिकल के तहत। नेक्स्ट जो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध हैं वो 369 से 392 तक पार्ट 21 में किए गए हैं। जैसे जम्मू कश्मीर से संबंधित विशेष प्रावधान थे, या फिर नॉर्थ ईस्ट से संबंधित जो प्रावधान थे, यानी संक्रमणकालीन प्रावधान जो थे वो भाग 21 में समाहित है। नेक्स्ट आपका लास्ट पार्ट 22 आता है। इसमें क्या है, जो संक्षिप्त नाम है या फिर कुछ निर्देश है, कुछ पार्ट है, उन सभी को यहाँ पे लास्ट में भाग 22 में डिस्कस किया गया है। हमने आपातकाल देखे कितने तरह के होते हैं, और ये देखा हमने 4 पार्ट जो जोड़े गए थे संशोधन के द्वारा, एक पार्ट को निरस्त किया गया था, ये भी हमने देख लिया है, और कौन कौन से संशोधन अधिनियम है ये भी हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं डायरेक्टली प्रश्नों पर। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का वर्णन किया गया है। देखिए अब यहाँ पे की पॉइंट क्या है इस प्रश्न में, कल्याणकारी राज्य। ठीक है, देखिए अब हमने किसी भाग में डायरेक्टली कल्याणकारी राज्य शब्द का तो कहीं पर उल्लेख देखा नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, कल्याणकारी राज्य, हमने एक भाग पढ़ा है नीति के निदेशक तत्व, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, DPSPs है ना, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, ये कल्याणकारी राज्य के लिए ही है। मतलब राज्य को जो निर्देश दिए गए हैं भारतीय संविधान द्वारा वो कल्याणकारी राज्य की यहाँ पर राज्य की विशेषता बताते हैं। तो DPSP को हमने किस पार्ट में पढ़ा था, तो पार्ट, आप बताइए, पार्ट 3 में पढ़ा था क्या, पार्ट 4 में, या पार्ट 9 में,
या पार्ट 6 में? तो हमने पार्ट 4 में पढ़ा था राज्य के नीति के निदेशक तत्वों को। आर्टिकल कहां से कहां तक था? आप बताइए, आर्टिकल कहां से कहां तक था पार्ट 4 में? ठीक है, तो आर्टिकल 36 से 51 तक हमने पार्ट 4 को देखा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्ट 4 यानी कि बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा प्रश्न, देख लीजिए व्याख्या में लिखा भी गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य का वर्णन किया गया है। नीति निदेशक तत्वों में वे विशेष आदर्श निहित हैं जिन्हें राज्य अपनी नीतियों को निर्धारित करने के लिए सदैव ध्यान में रखेगा। ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य का अर्थ यही होता है कि राज्य जनता के कल्याण के लिए जो भी नीतियां बनाएगा या कानून बनाएगा या जो भी योजनाएं लेकर के आएगा वो कल्याण की दृष्टि से ही लेकर आएगा। और डॉक्टर अंबेडकर जी का एक कथन यहाँ पे लिखा हुआ है, कथनों से भी देखिए कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन कथन का आ जाता है, किसी भी विशेषज्ञ का या महान व्यक्ति के कथन का क्वेश्चन बन करके आ जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निदेशक तत्व कहा है, नीति निदेशक तत्व भारत के संविधान की अनोखी विशेषताएं हैं और जिसमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य अंतर्निहित है, वेलफेयर स्टेट। ठीक है, वेलफेयर स्टेट का जो निर्देश है वो नीति के निदेशक तत्व हुई है। अंबेडकर साहब से एक प्रश्न और आता है, हमने पढ़ा भी था कि भारतीय संविधान के किस भाग को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है? तो आर्टिकल 32 को, जहां पर आर्टिकल 32 में क्या है? रीट से संबंधित है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकार में आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, और इसी अधिकार को या आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। राज्य कदम उठाएगा, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। तो इसका वर्णन कहां पर है? जब हम डीपीएसपी को आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो हम आर्टिकल 50 में पढ़ते हैं, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। तो अब आर्टिकल 50 कहां पर आता है आप ध्यान दीजिए, पार्ट 4 हमने पढ़ा, पार्ट 4 कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक। तो आर्टिकल 50 कहां आ जाता है? इसी बीच आ जाता है। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए? पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 या पार्ट 7? तो पार्ट 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नीति निदेशक तत्वों को शामिल किया गया है इसी भाग के अनुच्छेद 50 में। ठीक है, अनुच्छेद 50 में क्या है? ये उल्लिखित है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? ठीक है, राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का प्रावधान। ठीक है, तो हमने एक विशेष भाग ही देखा था, भाग 9, उसमें पंचायतों के से संबंधित प्रावधान ही थे। तो क्या इसका सही उत्तर होना चाहिए? राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में है? ठीक है, तो इसका जो उत्तर होने वाला है भाग 4। देखिए पंचायतों का जो भाग में वर्णन है तो वो है 2 जगह भारतीय संविधान में 2 भाग में पंचायतों का वर्णन है। एक बार देख लेते हैं। देखिए डीपीएसपी जो है और एक है, ये तो पार्ट 4 है और एक पार्ट 9 है। ठीक है, यहां पे पंचायत डायरेक्टली है। अब डीपीएसपी में जो आर्टिकल 40 है आपका, तो आर्टिकल 40 में डीपीएसपी कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक।
तो आर्टिकल 40 जो है इसमें पंचायतों के गठन का प्रावधान है, पंचायतों का गठन, ठीक है। लेकिन जो भाग 9 है इसमें भी पंचायतों के गठन का, पंचायतों की शक्तियां, कार्य, वित्त से संबंधित प्रावधान, वो सब पार्ट 9 में है। तो अगर प्रश्न ऑप्शन में हमारा, ठीक है, ऑप्शन में अगर हमारा पार्ट 9 होता तो हम वो लगाते, लेकिन यहाँ पे पार्ट 1 2 3 4 है और 4 किससे संबंधित है? आपका डीपीएसपी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि डीपीएसपी में भी आर्टिकल 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, सेम है जो मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? केंद्र राज्यों से संबंधित एक हमने पार्ट देखा है, पार्ट 11, ठीक है। और पार्ट 11 में किन किन संबंधों का प्रावधान था? एक तो विधायी संबंध थे, और दूसरा उसी में चैप्टर 2 था प्रशासनिक संबंधित, प्रशासनिक संबंध। किस पार्ट की ये बात हो रही है? पार्ट 11 की। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? पार्ट 10, पार्ट 11, पार्ट 12 या पार्ट 13? तो पार्ट 11 में विधायी संबंध है, केंद्र राज्य विधायी संबंध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वह भाग कौन सा है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है? देखिए सीधा सीधा है, भाग का नाम ही है हमारे। पहला हमने देखा भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 हमने देखा नागरिकता या नागरिकों से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो पार्ट 2 में है। फिर उसके बाद हमने देखा था मौलिक अधिकार, पार्ट 3 में है। तो सीधा सीधा इसका उत्तर हो जाएगा पार्ट 3, मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान है पार्ट 3 में। और कहां से कहां तक है? आर्टिकल 12 से 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 9, ठीक है, निम्न में से किससे संबंधित है? पार्ट 9 जो है किससे संबंधित है? तो क्या सहकारी समितियों से है, पंचायतों से है, नगर पालिकाओं से संबंधित है या अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है? तो सहकारी समितियों का वर्णन कहां पे है? हमने देखा पार्ट 9B में है, जो कि 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। फिर पार्ट 9 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान जो है पार्ट 9 के ए में है, इसको भी संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, ये है आपके पार्ट 10 में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पंचायतों से संबंधित प्रावधान जो है पार्ट 9 में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य सरकार, संघ सरकार से संबंधित है? देखिए किस भाग में यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्णन किया गया है? पार्ट 4, 5, 6 या 7 में। तो हमने देखा था डीपीएसपी के बाद मौलिक कर्तव्य वो पार्ट 4 में, और मौलिक कर्तव्यों के बाद जो पार्ट 5 है वहां पर संघ से संबंधित प्रावधान। तो पार्ट 5 में आ जाएगा आपका संघ, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के भाग 13 से सही मेल खाता है? भाग 13 से सही मेल खाता है। तो भाग 13 में क्या है देख लेते हैं। केंद्र राज्य संबंध है क्या? वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद है क्या? भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम है क्या? या फिर भाषाओं से संबंधित प्रावधान है? तो भाषाओं से संबंधित प्रावधान हमने कहा देखे थे? भाग 17 में, ठीक है। उसके बाद भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित जो प्रावधान थे तो वो भाग 13 में ही थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 में क्या है? व्यापार, वाणिज्य। वित्त, संपत्ति और अनुबंध भाग 12 में था, और केंद्र राज्य संबंध जो थे वो भाग 11 में थे, 11, 12, ठीक है। और केंद्र राज्य संबंधों में भी पार्ट 11 में कौन कौन से संबंध है? केंद्र राज्य विधायी संबंध और केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, ठीक है। राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में सम्मिलित है? नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी,
देखिए ऐसे याद कर लीजिए, डीपीएसपी में 4 लेटर है और भाग 4 में ही डीपीएसपी आएगा, तो सीधा सीधा भाग 4 में डीपीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आर्टिकल की रेंज जरूर याद कर लीजिए, आर्टिकल 36 से 51 तक आएंगे डीपीएसपी। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, ठीक है। भाग 16 में क्या है, क्या प्रशासनिक अधिकारों से संबंधित है, तो या अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, वित्त आयोग से संबंधित है, या कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है, ठीक है। तो भाग 16 भी हमने पढ़ा था, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ठीक है। देखिए यूपी पीएससी आरओ मेंस में आया हुआ सवाल है 2017 में, ठीक है। तो भाग 16 में हमने आर्टिकल कहां से कहां तक पढ़ा था, 330 से 342 ए तक, 330 से 342 ए तक कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध था भाग 16 में, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। देखिए ट्रिब्यूनल्स अधिकरणों से संबंधित जो भाग है वो हमने देखा नया भाग जोड़ा गया था जो कि मूल संविधान में नहीं था, भाग 14A, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित, तो लोक सेवाओं या केंद्रीय राज्य के भी अधीन सेवाओं से संबंधित एक भाग हमने देखा था, कौन सा भाग था, भाग 14, ठीक है। नेक्स्ट है वित्त आयोग, वित्त आयोग से संबंधित भाग कहां पर आएगा, तो वित्त आयोग आएगा आपका पार्ट 12 में, 12 में कहा, जहां केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक, ठीक है, 330 से 342 तक संबंधित है, किससे संबंधित है, ये वही क्वेश्चन है सेम, बस भाषा बदल करके आ गया है। तो भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, तो क्या प्रशासनिक अभिकरणों से संबंधित है, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, या फिर सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है, यानी कि कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आंगल भारतीय, ये सभी क्या है, ये अलग अलग वर्ग हैं, तो इन्हीं के लिए जो विशेष उपबंध किए गए हैं वो पार्ट 16 में किए गए हैं, ठीक है। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ये तो हमने क्लास के स्टार्टिंग में ही देखा, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो इसमें दो तरह से प्रश्न आ सकता है। अगर बात करें मूल संविधान में, मूल संविधान में कितने भाग थे, 22, और वर्तमान में कितने हैं, तो आपका उत्तर होगा 25, ठीक है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, और ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या क्या है, क्या 16 भाग में, ये तो खत्म हो जाएगा इसे, 22 भागों में, 24 या 25 भागों में। तो देखिए वर्तमान के अनुसार आएगा 25 भागों में। अगर यहाँ पे लिखा हुआ था मूल संविधान में, मूल संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया था, यह है, तो 22 आ जाता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, इसका सही उत्तर होगा। लेकिन अगर नंबर की बात करें कि नंबरिंग के अनुसार कितना है, देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लीजिए, नंबरिंग के अनुसार कितने भाग हैं भारतीय संविधान में, तो 22 ही हैं, लेकिन टोटल भाग कितने हैं, टोटल भाग 25 है, क्योंकि जो अलग अलग भाग जोड़े गए हैं वो भागों के बीच में ही ABCD करके जोड़ दिए गए हैं, जैसे 4A, 9A, 9B और 14A, ठीक है। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, परंतु संविधान में नियत संशोधनों ने मूल भागों में कई उपभाग भी जोड़ दिए हैं। यदि उपभागों को सम्मिलित किया जाए तो कुल 25 है, परंतु मूल भागों की संख्या 22 ही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित प्रावधान करता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहला संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है और दूसरा नागरिकता से संबंधित, तो पार्ट बी या पार्ट सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मैचिंग वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। हमें इस पे भी ध्यान देना है कि नहीं पूछा है या ठीक वाला पूछा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 सही सुमेलित होंगे और 1
सुमेलित नहीं होगा। तो पहला क्या है आपका मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य किस पार्ट में है, पार्ट 4A में है क्या, ठीक है। राज्य का प्रावधान पार्ट 6 में है क्या। भारत का महान्यायवादी पार्ट 13 और संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं पार्ट 14, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है 6 और ये 4A। तो देखिए मौलिक कर्तव्य हमने देखा पार्ट 4A में है, बिल्कुल सही है। राज्य से संबंधित प्रावधान जो है पार्ट 6 में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हमने पार्ट 14 में देखा था, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो भारत का महान्यायवादी है ये पार्ट 13 में नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, सी वाला, क्योंकि ये यहाँ पर अनमैच्ड है, सही से मैच नहीं है। तो भारत का महान्यायवादी आता कहाँ है, देखिए आर्टिकल 76 में आता है। भारत के महान्यायवादी का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 76 में है। और अनुच्छेद 76 हमारा कहाँ पहुंचता है, 52 से 151 के बीच, ठीक है। और 52 से 151 किस भाग का हिस्सा है, तो भाग 5 का हिस्सा है। तो इसका मतलब जो महान्यायवादी है वो संघ के अधीन आता है, भारतीय संघ के अधीन आता है। तो ये काफी अच्छा और ट्रिकी क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सूची वाला, भी ये भी मिलान वाला है, ठीक है। ए है मौलिक अधिकार और इसके सामने लिखा हुआ है भाग 4A, ठीक है। दूसरा है हमारा मौलिक कर्तव्य और इसके सामने लिखा हुआ है पार्ट 3। तीसरा है संघ, संघ के सामने लिखा हुआ है पार्ट 17। और नेक्स्ट है आपात उपबंध और आपात उपबंध के सामने लिखा हुआ है पार्ट 5। तो इसको मैच करना है सीधा सीधा। मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो हमें पता है मौलिक अधिकार भाग फंडामेंटल राइट्स किस भाग में है, भाग 3 में है, ठीक है। तो ए का होना चाहिए और पार्ट 3 कहां पर है, 2 नंबर पे, ए का 2 होना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं 2 कहां पर स्टार्टिंग में है, एक तो यहां पर है और एक ऑप्शन सी में है। तो ये दोनों हमारे यहां पर कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा बी पर है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहां पर है, पार्ट 4A में है। हमने डिटेल में सब कुछ देख लिया है, पार्ट 4A में है। और पार्ट 4A किस नंबरिंग पे है, 1 पर। तो बी का क्या होना चाहिए, बी का होना चाहिए 1, ठीक है। यहां पर भी बी का 1 है, यहां पर बी का 1 है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा है संघ। संघ हमने कहां पे पढ़ा है, पार्ट 5 में पढ़ा है और पार्ट 5 जो है वो 4 के सामने है, ठीक है। तो सी का क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, 214, 214 यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो 214 यहीं पर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा फिर ए। यूपीपीसीएस में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, तो हमें सही मिलान बताना है, कौन सा सही मिला हुआ है। संविधान का दूसरा भाग, क्या दूसरा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। संविधान का तीसरा भाग क्या नागरिकता से संबंधित है। तो ये आपस में इनको एक दूसरे से बदल दिया गया है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। संविधान का चौथा ए भाग यानी कि 4A की बात कर रहा है, जो पार्ट 4A है, क्या इसमें मौलिक कर्तव्य है, हाँ, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। और संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है क्या, नहीं। भाग 4 जो है वो डीपीएसपी से संबंधित है, 4 यानी कि डीपीएसपी। और डीपीएसपी में कितने लेटर है, 4। सीधा सीधा याद करने का एकदम से ट्रिक है, डीपीएसपी 4 में है। और 5वें में क्या है, तो फिर 5वें में है संघ, ठीक है। तो सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य कहां पर है, तो आप देख लीजिए इस प्रश्न को भी, कई बार आ गया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है। देखिए सुमेलित नहीं है यानी कि हमें गलत वाला बताना है, ठीक है। पंचायतें पार्ट 9 में है क्या, ये ठीक है। द म्यूनिसिपालिटीज नगर पालिकाएं पार्ट 9A में है, ये भी सही है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज सहकारी समितियां पार्ट 9B में है, ठीक है। एंड ट्रिब्यूनल्स अधिकरण पार्ट 10 में है क्या, तो यहीं पर डाउट आता है क्योंकि अधिकरणों को तो संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था पार्ट 14A में, तो यहां पर आएगा पार्ट 14 है, ठीक है। आरओ री एग्जाम 2016 में आया हुआ प्रश्न है और यही सेम प्रश्न पीसीएस 2023 में भी सेम प्रश्न आया था मैचिंग वाला।
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, मैचिंग वाला ही है। नए राज्यों का गठन, नागरिकता, मौलिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना और भारतीय संविधान के दूसरी साइड में भाग दिए हुए हैं। तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? भाग 2 में। तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। नए राज्यों का गठन, संघ और राज्य क्षेत्र, पार्ट ए में हमने पढ़ा है आर्टिकल 1 से 4 तक संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो इसका सही क्या क्या आएगा? नए राज्यों का गठन का पार्ट ये यहाँ पे मिसमैच हो गया है। बी का फर्स्ट होना चाहिए। बी का फर्स्ट कहाँ पर है? यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो इसका सही उत्तर ए वाला ही हो जाएगा। और ए का यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, नए राज्यों का गठन। देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 ये ठीक है, अगर ये भाग 3 होता तो गलत होता। ठीक है, नए राज्यों का गठन जो होता है वो अनुच्छेद 3 के अनुसार होता है। जब हम आर्टिकल 1 से 4 तक डिटेल में पढ़ेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। आर्टिकल अनुच्छेद 1 से 4 तक पार्ट 1 है, और 1 से 4 तक भी जो अनुच्छेद 3 है इसमें नए राज्यों का गठन से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, और मौलिक अधिकार का आपको पता ही है, प्रशासनिक अधिकरण का भी। ठीक है, 323 एम है जो कि 14th ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा शामिल किया गया है। 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहां से एक प्रश्न ये आ सकता है कि 97वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब किया गया? 2011 में। ठीक है, और इसके थ्रू कौन सा भाग जोड़ा गया था संविधान में? तो भाग 97 के थ्रू 9B, भाग 9B इसके थ्रू शामिल किया गया है। क्या इसमें प्रावधान है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड प्रावधान है, सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना का उद्देश्य क्या है? पहला, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को समाप्त करना। देखिए ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कार्यपालिका को न्यायिक शक्तियां देना। ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया में गति और विशेषज्ञता लाना। विधायिका को न्यायिक शक्तियां देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायिक प्रक्रिया में गति और विशेषज्ञता लाना। ठीक है, तो सी इसका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन वाला प्रश्न है, एक से ज्यादा कथन इसमें है। भारत के संविधान में 20 भाग हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अभी हमने मूल संविधान में ही 22 भाग थे, संशोधन के बाद 25 हो गए हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। तो 390 नहीं, संख्या की दृष्टि से, नंबरिंग की दृष्टि से 395 अनुच्छेद है। ठीक है, तो दोनों ही गलत हैं। हमें इस पे बताना क्या है? अच्छा, तीसरा स्टेटमेंट भी है, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। देखिए मूल संविधान में जो थी वो 8 अनुसूचियां थी। समय समय पर संशोधन के द्वारा 4 अनुसूचियां और शामिल कर ली गई हैं, अनुसूची 9, 10, 11 और 12। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सही बताना है तो केवल 3। ठीक है, और ये दोनों गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है। ठीक है, अभी हमने जब डिटेल में पार्ट पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि संपत्ति का अधिकार 300A में जोड़ा गया है, 300A में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, प्रारंभ में तो ये मौलिक अधिकार था, है ना, भाग 3 में था, लेकिन संशोधन के द्वारा 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 में इसको मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया है। तो ये स्टेटमेंट सही है, और 300A ये वाला गलत है, क्योंकि 301 नहीं 300A के अधीन है। थर्ड है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 300A उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संशोधन अधिनियम से अंत्य स्थापित किया गया है। देखिए 300A अनुच्छेद यानी 300 अनुच्छेद, 300A की बात हो रही है। ठीक है, 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा अंत्य स्थापित किया गया था, लेकिन उस समय
केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उस समय थी जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, जनता पार्टी। तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, निम्नलिखित भागों को संविधान में जोड़े जाने के क्रम में रखें। देखिए पहला कौन सा जोड़ा गया है, 4A और आपका 14A। इनको तो 1976 में जोड़ा गया था 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा। तो पहले 4A आएगा, 4A किस नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो पहले 2 आएगा, तो इन दोनों में से होना चाहिए। उसके बाद जोड़ा गया था 9A, 9A। ठीक है, 1992 में। ठीक है, और उसके बाद जोड़ा गया था 9B 2011 में। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा 213, 213। नेक्स्ट स्टेटमेंट वाला है, संविधान का भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। क्या 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है? नेक्स्ट, संविधान का भाग 10 अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। संविधान में मूल रूप से भाग 9B नहीं था। ठीक है, तो जितने भी A B करके जो पार्ट है ना, वो इसका मतलब है कि मूल संविधान में नहीं था, इनको उपभाग के रूप में संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान है, ये भी सही है। और भाग 9B 9A में नगर पालिका यानी कि म्युनिसिपैलिटीज से संबंधित जो उल्लेख है वो इसमें है। तो सही, सभी उत्तर इसके सही हो जाएंगे, डी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 244A किस राज्य के लिए स्वायत्त राज्य के गठन की अनुमति देता है? ठीक है, अनुच्छेद 244A किस राज्य के लिए स्वायत्त राज्य की अनुमति देता है? देखिए, क्या नागालैंड है, मणिपुर है, असम है या त्रिपुरा है? ठीक है, तो असम राज्य के लिए जो आर्टिकल 244A है, ये असम राज्य के लिए स्वायत्त राज्य के रूप में गठित होने की अनुमति देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, अनुच्छेद 244A में असम में स्वायत्त राज्य गठन की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट, छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदों को कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं? स्वायत्त जिला परिषदों को, ठीक है, कानून बनाने की शक्ति, ठीक है, न्यायिक कार्य करने की शक्ति, राज्यपाल द्वारा परिषद को भंग करने की शक्ति, या फिर संसद से स्वतंत्र रूप से कर लगाने की शक्ति। ठीक है, तो छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदों को कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं? तो देखिए, कानून बनाने की शक्ति दी गई है, न्यायिक कार्य करने की शक्ति भी दी गई है, राज्यपाल द्वारा परिषद को भंग करने की भी शक्ति दी गई है, लेकिन संसद से स्वतंत्र रूप से कर लगाने की शक्ति नहीं है। कर लगाने का जो अधिकार है वो केवल संसद को ही है संशोधन के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ गलत है, बी। देख लीजिए, सही उत्तर है बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र सरकार की संरचना और शक्तियों से संबंधित है? तो हमने इसको भी कई बार देख लिया है व्याख्या में, जगह जगह इसको देख लीजिए आप। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भाग 3 में आते हैं? तो भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से संबंधित है। और भाग 3 की जो अनुच्छेद रेंज है वो कहां से कहां तक है? हमने पढ़ा है 12 से 35 तक। ठीक है, तो कौन कौन से 12 से 35 के बीच में आएंगे? 15 भी आएगा, 21 भी आएगा, 40 नहीं आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2। ठीक है, 1 और 2। नेक्स्ट है, कथन और कारण वाला है। भाग 4A नहीं, भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से भाग 9A जोड़ा गया है। तो ये भी ठीक है। तो कथन सही है और कारण उसकी सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ए। देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग 10 में संविधान में किससे संबंधित है? तो भाग 10 को भी हमने कई बार देख लिया है।
किससे संबंधित है? आपातकालीन उपबंध से संबंधित है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, राजभाषा से संबंधित है, या संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो आपातकालीन प्रावधान कहाँ पर है? पार्ट 17 में है। नेक्स्ट, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान पार्ट 10 में है। राजभाषा से संबंधित प्रावधान कहाँ पर है? राजभाषा से संबंधित प्रावधान आपके पार्ट 18 में है। और संपत्ति का अधिकार आपका 300A आर्टिकल में है। 300A आर्टिकल किस भाग में है? भाग 12 में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान भाग 10 में है। ठीक है, किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं? तो ये प्रश्न रिपीट है, देख लीजिए आप। कथन भाग 13 भारत में वाणिज्य, व्यापार और समागम इंटरकोर्स की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसका कारण है यह अनुच्छेद 301 से 307 तक फैला है। ठीक है, तो क्या भाग 13 भारत में वाणिज्य, व्यापार और इंटरकोर्स की स्वतंत्रता से संबंधित है? हाँ, भाग 13 में यही है, क्योंकि भाग 12 में क्या है? वित्त संबंध है, केंद्र राज्य वित्त संबंध, और उसके बाद ही ट्रेड की बात आती है। तो हाँ ये ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा हो गया। आपातकालीन उपबंध जो है वो आपके पार्ट 18 में है और राजभाषा पार्ट 17 में है। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया था। राजभाषा जो है पार्ट 17 में है, देख लीजिए, और आपातकालीन उपबंध जो है पार्ट 18 में। मैंने पीछे भी एक्सप्लेनेशन में कई क्वेश्चंस में बिल्कुल यही बताया है। कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं इससे रिलेटेड, वो यहाँ पर सिली मिस्टेक्स की वजह से थोड़ा सा गलत हो गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, 301 से 307 तक फैला है। हाँ, तो पार्ट 13 जो है 301 से 307 तक है। तो ऑप्शन क्या है? ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, राजभाषा से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? देखिए, राजभाषा वाला प्रश्न आ चुका है, तो किस भाग में है राजभाषा से संबंधित प्रावधान? तो भाग 17 में जो है राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, तो भाग 17 कौन सा है? ये वाला, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब है भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है। कथन है भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है। कारण, इसमें राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के प्रावधान शामिल हैं। हाँ, ये तो ठीक है, इसमें राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के प्रावधान शामिल हैं, लेकिन ये इसकी क्या व्याख्या करता है? ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन कथन कारण की ए आर की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की विधायिका से संबंधित है? राज्य की विधायिका। ठीक है, हमने देखा केंद्र की विधायिका में कहां पर थी? भाग 5 में, और राज्य की विधायिका भाग 6 में है। ठीक है, तो पार्ट 6 आ जाएगा इसका सही, बी में। पार्ट ए में केंद्र की विधायिका है, और पार्ट 8 और 9 में पंचायतें हैं, और 8 में केंद्र शासित क्षेत्र हैं। किस भाग में भारत के संघ और उसके क्षेत्र का उल्लेख है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किस क्षेत्र में, किस भाग में है? तो भाग 8 में है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का, तो ये भाग 1 की बात कर रहा है। अगर आता यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज और यूनियन टेरिटरीज, तो आपका आता भाग 8, जो कि भाग 7 के बाद आता है। 7 जो निरसित किया गया था, क्योंकि 7 में राज्य हैं और 8 में केंद्र शासित क्षेत्र हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्ट 1। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संविधान का वह भाग है जिसमें सरकारी सेवाओं से संबंधित प्रावधान है? ठीक है, सरकारी सेवाओं से संबंधित प्रावधान हमने किस भाग में देखा था? भाग 14 में।
तो 14 कहाँ पर है, 14 ये रहा, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कथन वाला क्वेश्चन है, तीन चार कथन है। भाग 15 चुनावों से संबंधित है। ठीक है, भाग 15 चुनावों से संबंधित है। यह निर्वाचन आयोग की नियुक्ति और कार्यों से संबंधित प्रावधान करता है। तो भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान हम देख चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। और ये निर्वाचन आयोग की नियुक्ति और कार्यों से संबंधित प्रावधान भी करता है। ठीक है, तो अच्छा, इसमें दो कथन है, ये भी 1 है इंग्लिश में और ये 2। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, सी। भाग 16 संविधान में किस विषय से संबंधित है? भाग 16 तो अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है। ठीक है, या इसमें आंग्ल भारतीय भी शामिल हो सकता है। आंग्ल भारतीय, सीधा सीधा भाग का नाम क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 17 में किस विषय से संबंधित प्रावधान है? तो हम अभी देख चुके हैं, भाषा से संबंधित प्रावधान या राजभाषा से संबंधित प्रावधान भाग 17 में है। ठीक है, भाग 19 अनुच्छेद 361 से 367 तक फैला है। भाग 19 अनुच्छेद 361 से 367 तक फैला है। नेक्स्ट रीजन है, ये विभिन्न व्याख्यात्मक प्रावधानों को समाहित करता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। भाग 19 में है क्या वैसे? भाग 19 में है क्या? तो भाग 19 में हमने पढ़ा था विविध या प्रकीर्ण या अन्य प्रावधान। तो और फैला कहां तक है? 361 से 367 तक है का? हाँ, 361 से 367 तक है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ये विभिन्न व्याख्यात्मक प्रावधानों को समाहित करता है। तो दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित कौन सा भाग है? तो हमने आर्टिकल 368 देखा था, किस भाग के अधीन आता है? आर्टिकल 368 के तहत ही संविधान में संशोधन हो सकते हैं और भाग 20 के अधीन ये आता है, भाग 20। ठीक है, तो आपका इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, भाग 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाग 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजभाषा का प्रावधान है क्या? राजभाषा का तो पार्ट 17 में है। अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान पार्ट 21 में है। आपातकालीन शक्तियां पार्ट 18 में है। संविधान की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन कहां पर है? पार्ट 22 में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि ये पार्ट 21 के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। देखिए, दो भाग जो है केंद्र राज्यों से संबंधित प्रावधान करते हैं। एक तो भाग है आपका भाग 11 और एक है भाग 12। भाग 11 में दो तरह के संबंध है, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। और भाग 12 में क्या है? वित्तीय संबंध। ठीक है, तो किस भाग की बात हो रही है? भाग 11 की। डायरेक्टली केंद्र राज्य संबंध की बात आती है तो हम विधायी और प्रशासनिक संबंध ही समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग 11। ठीक है, अगर प्रश्न आए केंद्र राज्य वित्तीय संबंध या वित्तीय अधिकार या वित्त से संबंधित वाद या संपत्ति के अधिकार का, तो वो आएगा आपका भाग 12। नेक्स्ट हो जाएगा 46। 46 में है, भाग 12 में भारत सरकार के वित्तीय मामलों से संबंधित है। देखिए, वही प्रश्न जो मैं कह रहा था, भाग 12 में भारत सरकार के वित्तीय मामलों से संबंधित प्रावधान है। हाँ, बिल्कुल सही है। इसमें भारत के समेकित कोष व्यय संचित निधि का उल्लेख किया गया है। हाँ, बिल्कुल यही किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, भाग 22 संविधान में किस विषय से संबंधित है? भाग 22 की बात चल रही है। 22 संविधान की व्याख्या से संबंधित है क्या? संविधान का प्रारंभ, नाम,
और समाप्ति से संबंधित है, संघीय संरचना से संबंधित है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। संघीय संरचना, मौलिक कर्तव्य ये हट जाएगा, संविधान की व्याख्या ये भी खत्म हो जाएगा। संविधान का प्रारंभ, नाम और समाप्ति ये हमने देखा था भाग 22 में ही है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। काफी सारे प्रश्नों को हमने देखा, संविधान के भागों को डिटेल में अध्ययन किया, कौन से संविधान में कब कौन से भाग जोड़े गए, मूल संविधान में कितने भाग थे, वर्तमान में कितने हैं, और किन किन संशोधनों द्वारा कौन से भाग जोड़े गए, किस भाग में क्या प्रावधान है, हमने सबको डिटेल से अध्ययन किया और बहुत सारे प्रश्नों को यहाँ पे प्रैक्टिस किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, और जो भी आपके सुझाव होंगे वो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम इसी पॉलिटी विषय का ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।